Welcome in my class इंसानस प्रोबायोलॉजी। इंसानस प्रोबायोलॉजी देखिए, हम आपके लिए एक जो है सीरीज पूरा का पूरा रिलीज कर रहे हैं। जिस सीरीज में हम किसको डिस्कस करेंगे? इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सीरीज का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी ये किसके किसके लिए यूजफुल है? तो ध्यान से देखिए, ये बीएससी के स्टूडेंट जो कि इकोलॉजी में इंटर करने जा रहे हैं, जो कि बायोलॉजी में हैं, जूलॉजी में, बॉटनी में, कहीं भी इकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। एमएससी, एमएससी किसको किसको लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जूलॉजी में स्टडी करते हैं एमएससी, या जो कि इकोलॉजी एमएससी कर रहे हैं। इसके अलावा ये आपका किसके लिए बहुत जरूरी है? ये आपका गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए, या नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। पीजीटी में भी इकोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में अगर आपका सपोर्ट बहुत न्यूट्रल होता है तो हम हर वीक में एक बार देंगे आपको इस पे वीडियो, और अगर आपका सपोर्ट बहुत ही इंटेंस होगा तो इस सीरीज में हम आपको पर वीक 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपके होल सिलेबस 1 या 2 महीने में कवर कर लेगा। तो डिपेंड योर रिस्पॉन्स, वी विल provide you the some topic some videos, and if you support if your support is intense, then we will provide video in the daily basis। तो हम जो है इकोलॉजी को शुरू करने वाले हैं। यह ध्यान रखिए, इकोलॉजी को हम 0 से शुरू करेंगे और इसको हम टॉप एज पॉसिबल, जितना हमसे पॉसिबल होगा उतना हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ आधा से 1 घंटा आपको इस चैनल पे देना है और आपको इकोलॉजी हर एक लेवल पे समझनी है, नॉट ओनली इन द आइसोलेटेड वे बट आल्सो इन द इंटीग्रेटेड फॉर्म। मीन्स इकोलॉजी सिर्फ आइसोलेटेड हम स्टडी नहीं करेंगे, हम इसे बहुत ही इंटीग्रेटेड फॉर्म में स्टडी करेंगे और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ यहाँ पे समझिए कि मेरे द्वारा लिखा हुआ हर एक चीज में कलर अलग अलग यूज किया गया है, बिकॉज वी विल वांट टू रिप्रेजेंट इन एवरीथिंग एज अ डिफरेंट वे। जस्ट यू सी दैट एटम, मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, सेल, ये सब मैंने एक कलर में दिखाया। फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एक कलर में, ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये सब एक अनदर कलर में दिखाया। यहाँ पे मैंने जो भी कलर आपको दिखाया, हर कलर का एक मतलब है, तो इसको हम समझते हैं। उससे पहले हम जो है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर एक चीज बेसिक से शुरू करता हूँ। हमारी बॉडी या इकोसिस्टम या ऑर्गेनिज्म या एवरीथिंग इन द नेचर इज मेड अप ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स मेड अप ऑफ अ मैटर। अब मैटर से बना हुआ, ठीक है। मैटर जो होता है यह स्थान घेरता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। पर मैटर कोई भी काम तब करता है जब हम इसमें एक चीज और देते हैं, जो कि हमारा एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द थिंग which provide the capacity to do the work by the matter। और इनके बीच में रिलेशन जो है, इनके बीच में रिलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E = mc², जहां पे c इज द कांस्टेंट। एंड आइंस्टीन ने क्या कहते हैं कि हम एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में बदल सकते हैं। एनर्जी भी कंजर्व है नेचर की, मैटर भी कंजर्व है नेचर की। और c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट।
तो हमारा जो इकोलॉजी है यह क्या करता है कि मैटर के साथ रिलेशन, मैटर का एनर्जी के साथ रिलेशन, एनर्जी का एनर्जी के साथ जो इंटरेक्शन है, मतलब क्या है कि मैटर एनर्जी मिलके हमारे पूरे नेचर में दो तीन चीजें बनाता है। एक होता है ए बायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है हमारा बायोटिक फैक्टर। तो ए बायोटिक फैक्टर जो है वो फैक्टर जिसमें को जीवित नहीं है कोई भी चीज। ए बायोटिक फैक्टर में ही आपकी एनर्जी, लाइट, एयर ये सब आता है। और बायोटिक में क्या आता है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर, सो ऑन। बायोटिक जिसमें लिविंग थिंग्स है। तो इनके बीच के इंटरेक्शन, रिलेशनशिप स्टडी जो है हम इकोलॉजी में करते हैं। तो वी विल मूव इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन। सबसे पहले इनएमिनेट ऑब्जेक्ट जिसकी बात हम कर रहे हैं उसे हम एटम कहते हैं। जब एटम आपस में मिलते हैं तो एक चीज बनाता है जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल आपस में मिलके मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं। और इन तीनों को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। एटम से मॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल का बनना। मैक्रोमॉलिक्यूल जब बन जाता है तो वो एग्रीगेट होके एक और चीज बनाता है जिसे हम सेल कहते हैं। सेल जो है, सेल से सेल ऑर्गेनेल बनता है और इसकी स्टडी हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल और सेल बायोलॉजी में जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेल जो है वो टिश्यू की निर्माण करता है, टिश्यू ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम, इसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है वो बॉडी का निर्माण करता है जिसे हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहां से आपका इकोलॉजी शुरू होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और इंटरब्रीड करते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। दो या दो से अधिक पॉपुलेशन एक साथ एक समय में एक ही स्थान पर रहते हैं, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। और बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ इकोसिस्टम कहलाती है, और इकोसिस्टम से ऊपर जो होता है उसे हम बायोस्फीयर और बायोम कहते हैं। तो यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और हमारा मेन एम है हर एक स्टेप को ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक को समझना। ठीक है, अब आइए हम एक चीज आपको बताते हैं। इकोलॉजी शब्द जो है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बायोलॉजी या साइंस के मैक्सिमम शब्द जो है वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज डेड लैंग्वेज हैं। डेड लैंग्वेज होने से क्या मतलब है? डेड लैंग्वेज होने से मतलब है कि इसमें कोई भी प्रेजेंट टाइम में मॉडिफिकेशंस नहीं हो रहे हैं। मतलब जो शब्द है वो शब्द एज इट इज है। इंग्लिश एक डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक लैंग्वेज का मतलब है पर डे कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजी के टर्म्स जो होते हैं वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो मेरा चैनल है इंसानस प्रो बायोलॉजी, यह भी एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्रेजी फॉर बायोलॉजी इंग्लिश में। तो ये मैंने नाम जो है इसीलिए दिया है क्योंकि हम बायोलॉजी को रिस्पेक्ट देते हुए, उसमें जो नाम हम यूज करते हैं उसको रिस्पेक्ट देते हुए मैंने इस चैनल को बनाया है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और बहुत ही
कंसेप्चुअल बातें आपसे करें और आपको बातें समझ में आए। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सेम इसी तरह इकोलॉजी जो है यह भी ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से है, और ग्रीक लैंग्वेज में ये है ओइकियोलॉगस। ओइकियोलॉगस, अब यहां पे ध्यान से समझिए, ओइकियोलॉगस जो है शब्द, ये शब्द दो शब्द से मिलके बना है। यहां पे हम लिख लेते हैं OEKIO, ओइकियोलॉगस। ओइकियोलॉगस जो है ये दो शब्द से मिलके बना है। एक शब्द इसमें जो है वो है आपका ओइकियो और दूसरा है लॉगस। ओइकियो का मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। जैसे जूलॉजी जो है जू प्लस लोगस से मिलके बना है, स्टडी ऑफ द एनिमल इज जूलॉजी। बोटेनी शब्द जो है उसका मतलब है स्टडी ऑफ द प्लांट्स। बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, बिकॉज बायोलॉजी इज बायो प्लस लोगस। उसी तरह इकोलॉजी जो है वह भी आपका दो शब्द से मिलके बना है, एक है ओइको और दूसरा है लोगस। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो हम इकोलॉजी में क्या करते हैं, इकोलॉजी में हम हाउस होल्ड की स्टडी करते हैं। तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारा रिलेशन इस फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कैसे है, इसकी स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। चलिए हम और चीजें देखते हैं इकोलॉजी में, और हम क्या क्या स्टडी करते हैं। सिर्फ हम रिलेशनशिप की ही स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि हम अबंडेंस की, बायोमास और ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे इन्वायरमेंट में कैसा है उसकी भी स्टडी करते हैं। लाइफ प्रोसेस, एंटी फ्रेजिलिटी, इंटरेक्शन और एडॉप्टेशन की स्टडी भी हम इकोलॉजी में करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है उसकी स्टडी, और कोई ऑर्गेनिज्म अपने डिफेंस में कैसे अपने आप को बदल रहा है या अपने नेचर के साथ वो कैसे एडॉप्ट कर रहा है, इसकी भी स्टडी हम इकोलॉजी में ही करते हैं। मटेरियल और एनर्जी जो है वो लिविंग कम्युनिटीज के साथ कैसे रिसाइकल हो रहा है या कैसे मूव कर रहा है, मतलब प्रोड्यूसर से कंपोजर तक या प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का एनर्जी का ट्रांसफर या मटेरियल का ट्रांसफर की स्टडी भी हम इकोलॉजी में ही करते हैं। किसी एक बैरन एरिया, सूखा एरिया में किसी एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट या किसी एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट भी हम इकोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। दूसरा, किसी एक पर्टिकुलर स्थान की बायोडाइवर्सिटी का भी और पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की स्टडी भी हम इकोलॉजी में करते हैं। देखिए आपको सिर्फ सुनना है, यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ सुनना है। आपको ध्यान लगा के आपको सुनना है, ध्यान लगा के सुनेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए हम यहाँ पे डेफिनेशंस लाए हैं, ये डेफिनेशंस आप सोच रहे किसी काम की नहीं है, बट है। अगर आप इकोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से पढ़ना चाहते हैं तो। और ये डेफिनेशन मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाए हैं कि जब से कब से इकोलॉजी टर्म का यूज हुआ है 1868 टू 2015 में, ताकि कितने इकोलॉजिस्ट लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दिए उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए
इकोलॉजी टर्म सबसे पहले अर्नस्ट अर्नस्ट हकल ने दिया था। हकल ने 1868 में इकोलॉजी टर्म यूज किया था टू स्टडी द हाउस और प्लेस और टू लिव और हैबिटेट, स्टडी करने के लिए हाउस को। लेकिन इनको अगर हम कहें कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम कैसे बोल सकते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, स्टडी ऑफ द वेज इन विच ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या टर्म है, ऑर्गेनिज्म है और इनका इन्वायरमेंट है। ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो था, उस वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसकी स्टडी हकल के कथनानुसार इकोलॉजी थी। क्या था हमारा, द स्टडी ऑफ द वेज इन विच ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दोनों तरीके का हो सकता है, ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो है ऑर्गेनिज्म का, उसकी स्टडी इकोलॉजी कहलाई। किसने कहा, अर्नेस्ट हकल ने। पर इन्होंने यहां पे ह्यूमंस को इंक्लूड नहीं करा था। हकल ने ह्यूमंस को इंक्लूड रिचर्ड ने सन 1890 में किया था। सन 1890 में रिचर्ड ने इसमें ह्यूमंस को इंक्लूड किया और इनकी हार्मोनी को भी, और इनके हिसाब से लिविंग इन हार्मोनी विद इन्वायरमेंट, लिविंग इन हार्मोनी विद इन्वायरमेंट, इसकी स्टडी जो है इकोलॉजी कहलाती है। हर एक साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से इकोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहे हैं और हम आपके लिए यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाए हैं। सबसे पहले 1868 में 1868 में हकल ने डिफाइन किया, उसके बाद 1890 में रिचर्ड ने डिफाइन किया। फिर बहुत समय बाद 1927 चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजी को डिस्क्राइब किया कि स्टडी ऑफ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री, स्टडी ऑफ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री इकोलॉजी कहलाती है। इनका बहुत ही एक सेंटेंस था, ये सेंटेंस सफिशिएंट है इकोलॉजी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन ईपी ओडम जो कि 1963 में आए और इन्होंने डिस्क्राइब किया द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर इंक्लूडिंग द ह्यूमन। ह्यूमन को किसने इंक्लूड किया था, रिचर्ड ने इंक्लूड किया था। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। ह्यूमन स्पीसीज इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओडम के कथनानुसार क्या था, ओडम जो है उन्होंने नेचर के स्ट्रक्चर की स्टडी और उसके फंक्शन की स्टडी दोनों पे ध्यान दिया। नेचर के स्ट्रक्चर की स्टडी मतलब नेचर कैसे बना है उसकी स्टडी, और नेचर के कंपोनेंट के फंक्शन क्या है उसकी स्टडी, दोनों को इन्होंने कहा कि इनका कलेक्टिव स्टडी इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद 1963 में ये है, पर 1960 में जो है अंडरवर्थ थे, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये वाइडली कोटेड इकोलॉजी की डेफिनेशन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। एंड्रयू वर्थ ने कहा था कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक स्टडी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑर्गेनिज्म है उसका नेचर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या उसका अबंडेंस कैसा है, इसकी साइंटिफिक स्टडी जो है वो इकोलॉजी होती है। इसके बाद 1972 में क्रेब्स आए और इन्होंने कहा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन, मतलब क्या है, अभी तक हमने क्या कहा है, अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस तक पहुंचे हैं, लेकिन क्रेब्स के हिसाब से वो इंटरेक्शन जिससे ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस नेचर में डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है, उसकी स्टडी जो है इकोलॉजी कहलाती है। क्रेब्स के हिसाब से क्या है कि वो इंटरेक्शन जो कि डिसाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस, कहाँ पे, नेचर में।
इसके बाद 1990s में मोल्स ने कहा कि रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ, रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ, उसे हम उसकी स्टडी हम इकोलॉजी कर सकते हैं। सन 2010 में कहा, इल्टिस ने कहा है कि द लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट, सबसे सिंपल लाइन है, द लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट। और 15 में क्या कहा गया है, फ्रांसिस ने कहा है कि इकोलॉजी एज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इन विच दे डेवलप। इकोलॉजी हम क्या है कि किसी भी रिलेशनशिप को, किसके बीच, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट जहां पे वो डेवलप हुआ है, हम इस नेचर में जहाँ पे डेवलप हुए, तो हमारी स्टडी प्लस इस नेचर की स्टडी, हम दोनों के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। हम इकोलॉजी को ऐसे भी कह सकते हैं कि इकोलॉजी इज व्हाट इकोलॉजिस्ट डू। मतलब इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी वो है जो इकोलॉजिस्ट कर रहे हैं या इकोलॉजिस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे पोएट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, ये एक कोट है, क्या है, पोएट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इज व्हाट इकोलॉजिस्ट डू, जो इकोलॉजिस्ट कर रहे हैं वही इकोलॉजी है। तो इस तरह से 1968 से 2015 तक इस तरह से वेरियस डिफिनीशंस दिए गए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। जैसे हकल ने एक कॉमन सा क्वेश्चन, कॉमन सा दिया था लाइन, देखो सबका कहने का आशय एक ही है, उन्होंने कह दिया था अर्नेस्ट हकल ने कि द वे ऑफ स्टडी, वहीं पे हमारा रिचर्ड ने कहा कि ह्यूमंस को भी इसमें इंक्लूड कर दो, एल्टॉन ने कह दिया कि साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री किसी भी चीज की, ओटम का कहना था कि हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को फोकस करेंगे। उसके बाद क्या था कि साइंटिफिक स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिर कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन अबंडेंस किसके कारण हो रही है, कौन डिसाइड कर रहा, उसके इंटरेक्शन की स्टडी क्रेब्स ने कहा। उसके बाद हुआ कि रिलेशनशिप किसका, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट का। फिर पॉप फ्रांसिस ने क्या कहा कि रिलेशनशिप तो किसका, ऑर्गेनिज्म का, और वो जहां पे रह रहा है उस एनवायरनमेंट की स्टडी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। तो इस तरह से इकोलॉजी जो है हमारी एक डेवलप्ड सब्जेक्ट बना प्रेजेंट टाइम में 2022 में। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, द बेस प्रिंसिपल या इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। हम आगे क्या करने वाले हैं, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, जिसे आप जानते हैं सिनिकोलॉजी और आर्टिकोलॉजी, उसके स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम एक जो मोती है उसको पिरोते हुए इकोलॉजी को बहुत ही बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक स्टडी करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी वीडियो जो कि मैंने रिलीज किया है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है टिफर और एनिमल बायोलॉजी को, उसको भी देखिए। क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से only face the different type of the question in every day and you try to solve it. This is the key of success in the net. नेट निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। और ये वीडियो जो मैंने अभी बनाया ये वाइवा में आपको बहुत यूज होगा, आपका समझने का तरीका बदल देगा ये आपका पूरा का पूरा सीरीज। तो इस सीरीज में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।